फॉरेन फंडिंग का मामला है। इमरान खान की कोशिश ये है कि मैं गालियां निकाल कर जाती हमले करके इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालूं कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट शाया ना हो। पैसा आरिफ नकवी ने वहाँ पाकिस्तानियों से इकट्ठा करके अपने वोल्टन क्रिकेट क्लब से पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान में पीटीआई के यूपीएल के बैंक अकाउंट में आया और वो डिक्लेयर्ड अकाउंट है इलेक्शन कमीशन में भी, और वो पैसा भी डिक्लेयर्ड है। और एक ही चीज महफूज है पाकिस्तान में, वो फॉरेन फंडिंग का फैसला है। सारे जो काम हुए हुए फॉरेन फंडिंग में इमरान खान के सिग्नेचर्स के साथ हुए हैं। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ईसीबी के सामने धरना देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, ममनुआ फंडिंग केस की खबर का हाल तो ये है कि 8 बरस गुजर जाने के बावजूद बासी नहीं हुई। इसकी ताजगी का ये आलम है कि आए रोज कोई नया शगुफा फूटता है। मेरे कप्तान की साफ और शफाफ चलने वाली जमात चाहती भी नहीं कि यह खबर बासी हो। बरसों पहले मेरे कप्तान ने क्रिकेट, मॉडलिंग और सोशल वर्क से हासिल होने वाली दौलत, शोहरत और मकबूलियत के बल पर सियासत के मैदान में झंडे गाड़ने का इरादा किया तो सियासी सफर का आगाज उन्होंने इस नारे के साथ किया, साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली। मेरे सादिक को उमीन करार दिए जाने वाले कप्तान ने इस अरसे में दीगर सियासतदानों को चोर डाकू से कम कुछ कहना गवारा न किया। तहरीक इंसाफ की गाड़ी चलती रही, मुसाफिर सवार होते और उतरते रहे, मगर शफाफियत का दावा गूंजता ही रहा। इस सारे अरसे में किसी ने ना पूछा कि ऐवान इख्तिदार की तरफ तेजी से गामजन इस गाड़ी में पेट्रोल कौन डलवा रहा है। ना सादा दिल मुसाफिरों ने पूछा और ना ही अक्लमंद ड्राइवर को यह बताने की जरूरत थी। 1996 से चली हुई तहरीक इंसाफ की गाड़ी 2018 में बरास्ता बठिंडा इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंच गई। हम जैसे सादा दिल तो साफ और शफाफ के नारों पर दिलो जान से यकीन रखते थे, लेकिन घर के बेदी ही लंका ढाते हैं। 2014 में तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में यह केस लाए कि तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा गैर मुल्कियों से भी फंड्स हासिल किए, जिसकी पाकिस्तानी कानून इजाजत नहीं देता। इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई का आगाज करता, मेरे कप्तान की जमात इस इशू को 6 बार अदालत में ले गई। कभी इलेक्शन कमीशन के दायरा कार को चैलेंज किया गया तो कभी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी जमात के अकाउंट्स की जांच पड़ताल का इख्तियार ही नहीं। एक मरतबा हुक्म इम्तनाई भी लिया गया। 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमातों की फंडिंग की तहकीकात का इख्तियार है, उस वक्त से मेरे कप्तान की पार्टी इस केस के हवाले से हर ताखीरी हरबा आजमा रही है। 2018 में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटिनी कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट में बताया गया कि मेरे कप्तान की जमात ने दर्जनों अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपा कर रखे। जाहिर है अपना हिसाब किताब बिल्कुल ही साफ शफाफ रखने के लिए ऐसा किया गया था। उसी साल अप्रैल में तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की कि फॉरेन फंडिंग केस में सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि तमाम जमातों का फैसला इकट्ठा सुनाया जाए। यकीनन इस दरख्वास्त का मकसद खुद को साफ शफाफ साबित करने से ज्यादा यह साबित करना था कि सिर्फ हम ही नहीं, इस हमाम में सभी नंगे हैं। 8 बरस की मुसलसल समातों के बाद 21 जून को इलेक्शन कमीशन ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया। सियासी जमातों की जानिब से इस फैसले को जारी करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन साफ शफाफ सियासत का ढंढोरा पीटती तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस को तमगे की तरह सीने पर सजाए अभी भी इसका फैसला जारी नहीं कराना चाहती। देखते हैं मेरे कप्तान की जमात कब तक इस फैसले को जारी होने से रुकवा सकती है। जब तक इलेक्शन कमीशन से क्लीन चिट नहीं मिलती, तब तक मुल्क की सियासी फिजा में एक सवाल पूछा जाता रहेगा, क्या मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ वाकई साफ और शफाफ चली? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर आज जो खबर आई है, जिसके मुताबिक आरिफ नकवी साहब ने बहुत से फंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रांसफर किए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आया है। इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया कि जनाब सब कुछ डिक्लेयर्ड है, सारे पैसे बैंकिंग चैनल के थ्रू आए हैं, कोई हैरानगी की बात नहीं है। आरिफ नकवी बड़े मेरे अच्छे दोस्त थे, वो फंड्स इकट्ठे करते थे, शौकत खानम को भी पैसे देते थे, सारा मसला क्लियर है। पता नहीं क्यों राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर एस बाबर साहब, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर तो जो जिस किस्म के बयानात बताती है और जो कहानी खींच रही है,
वो लगती तो बड़ी खतरनाक है, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं एमी बिलावजह रई का पहाड़ बना रहे हैं आप लोग, कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड है, जिस बैंक अकाउंट में आया सारा मनी ट्रेल सब कुछ डिक्लेयर्ड है। तो सर इसमें खतरे वाली फिर क्या बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ख़तरे वाली बात ना होती और इतना ही मामला सिंपल और आसान होता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 रेट पटिशन्स ना करती हाई कोर्ट्स में कि किसी न किसी बहाने ये अमल को रोका जाए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया, जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया, स्क्रूटनी कमेटी को चैलेंज किया, मेरी मेंबरशिप को चैलेंज, किसी टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये जो मामला है, ये केस है, वो रुक जाए। और आखिरी जो उन्होंने हरबा इख्तियार किया, आपने जो बताया कि ये वो चाहते थे कि ये तमाम सियासी जमातों का फैसला अगर एक बाल्टी में डाल दें, तो इन्होंने 8 साल लगाए हैं, तो जब 17 जमातों का तहकीकात होंगी तो कोई 6 साल लगाएगा, कोई इधर स्टे लेगा, कोई उधर, वो भी तो ये हरबा इख्तियार कर सकते हैं ना। तो ये मामला हमेशा के लिए दफन हो जाता है। ये था असली मकसद जो इन्होंने किया। तो अगर मामला इतना सहल था, देखिए बात बहुत संगीन है और मज़ीद संगीन हो गई है। एक चीज़ जो तय हो गई है वो ये कि स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कम से कम 88 गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है, और अगर एक भी गैर मुल्की फंडिंग करता तो कानून कहता है कि अगर एक सियासी जमात के पोर्शन ऑफ फंड्स भी अगर किसी गैर मुल्की से आए हैं तो वो पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी में डिक्लेयर होती है। कानून क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी अपनी इनफरादी हैसियत में एक सियासी जमात को फंड कर सकता है और उस पर किसी किस्म की कोई कतगनी, कोई हद नहीं मुकर्रर। जो पाकिस्तानी शहरी मुल्क से बाहर हैं, ड्यूल नेशनल्स हैं, वो भी हर सियासी जमात को अपने उसके मुताबिक इंडिविजुअली जितनी रकम दे सकते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए किस शख्स ने दी। किस पाकिस्तानी कंपनी अगर फंड करती है किसी सियासी जमात को, ममनुआ फंडिंग। पाकिस्तानी एनजीओ किसी सियासी जमात को फंड करती है, ममनुआ फंडिंग। फॉरेनर करता है, फॉरेन एडेड पार्टी में चला जाती है। फॉरेन कंपनी। इमरान खान साहब का वर्जन ये है कि जनाब वो जो चैरिटी मैच करवाए गए थे जिसमें इमरान खान साहब ने शिरकत की थी, वो उसमें जो लोग अटेंड कर रहे थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे। वहाँ पे सिर्फ वो फंड्स इकट्ठे किए गए और वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो इसमें कानून कहीं नहीं तोड़ा गया। देखिए मैं यही वजाहत कर रहा था कि जब वुटन क्रिकेट लिमिटेड जो कि एक ऑफशोर कंपनी केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, जब उसके अकाउंट से $2.1 मिलियन डायरेक्टली पीटीआई के अकाउंट में आते हैं, मैंने आपसे अभी अर्ज की कि पाकिस्तानी कंपनी भी नहीं फंड कर सकती, तो ये एक ऑफशोर कंपनी है। कानून इससे कत्ता नजर है कि इसके पीछे कौन है, इस कंपनी का मालिक कौन है, पाकिस्तानी है, गैर मुल्की है, नहीं है। कानून कहता है कंपनी फंड नहीं कर सकती, गैर मुल्की कंपनी करती है, ये फॉरेन एडेड में चला जाता है। लेकिन इस केस में जो आज की स्टोरी है, इसमें जो एक नई चीज सामने आई है जो मजीद तशवीशनाक है, वो ये है, ये कहते हैं कि जी आरिफ नकवी ने फंड किया, तो आरिफ नकवी अपने जाती अकाउंट से पार्टी को फंड दे देता, वो एज अ पाकिस्तानी शहरी दे सकता था। नंबर 2, जो साबित हुआ है साइमन क्लार्क की स्टोरी में, जो इंटरनेशनल रिप्यूट के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इब्राज पे किताब लिखी, जिनको पुलित्जर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, उन्होंने, उनके पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं वुटन की, उनके पास ईमेल्स हैं इनसाइडर जो इनके एम्प्लॉइज है, वो उन्होंने साबित किया है अपने इन्वेस्टिगेशन के $1.3 मिलियन जो 2.1 मिलियन इधर आए हैं वो अबराज की कंपनी के जरिए फंड हुए हैं। ये कहते हैं पाकिस्तानियों से जमा किया। फिर एक अरब शेख हैं, उन्होंने $2 मिलियन किए, जिसमें से एक पोर्शन वुटन के जरिए पीटीआई में है, दूसरा इंसाफ ट्रस्ट के जरिए है, कोई एनजीओ जो इनके दोस्त और लोग चलाते थे। तो ये जो मामला है कि इन्होंने जो मेरे नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं है कि जी पीछे पाकिस्तानी था इस कंपनी के, एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन रजिस्टर्ड है, इलीगल है, वो प्रोहिबिटेड है, वो फॉरेन एडेड पार्टी में आ जाता है। लेकिन जो स्टोरी है वो तो ये कह रही है कि इसके पीछे एक अरब शेख है, $2 मिलियन और अबराज। अब अबराज की जब फंडिंग होती है 1.3, तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आती है? इसमें इमरान खान डायरेक्टली उस केस में मुलविस होता है जो अबराज के खिलाफ न्यूयॉर्क कोर्ट में की है, क्योंकि वहां $14 अरब की जो कंपनी थी जिसमें $1 बिलियन का फ्रॉड जो है वो
आरिफ नकवी पे इल्जाम है, उनकी एक्सट्रेडिशन जब होगी तो वो तो एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। ये पैसा जो अबराज का था ये किसी सियासी जमात की फंडिंग के लिए तो नहीं था। तो जब ये सियासी जमात, और वो भी पाकिस्तानी सियासी जमात को फंड करने में इस्तेमाल हुआ, तो वो उससे पूछगछ करेंगे। इस तरह इमरान खान एंड पीटीआई उस न्यूयॉर्क केस में भी अब एम्ब्रॉय हो जाएगी। एक और पॉइंट ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर ये पॉइंट भी कह सकती है कि जनाब वो पैसे किसने किस तरह इकट्ठे किए, हमारा उससे चले कोई ताल्लुक किस तरह हो सकता है। हम तो नहीं जानते कि वो वाइट मनी है, ब्लैक मनी है, इलीगल तरीके से इकट्ठा किया गया है। इसमें हमें किस बात का कसूरवार ठहराया जा रहा है? हमें जब कोई डोनेशन देने आएगा हम उससे ये तो नहीं पूछते भाई आपके जो सोर्स ऑफ फंड है वो सीधा है या गलत है। तो इसमें हमें किस बात के ऊपर आप हम पे किस बात के इल्जाम लगा रहे हैं, इसका जवाब देंगे आप? मैं इसका जवाब बड़ा सिंपल है। आपने आरिफ नकवी का सो कॉल्ड परपोर्टेडली जो एफिडेविट पीटीआई ने 15 मार्च 2022 को जमा कराया, जिसमें कोई तारीख नहीं है, जो सर्टिफाइड नहीं है, जो नोटराइज नहीं है, जो अटेस्टेड नहीं है, उसमें वो क्या दावा करते हैं? अब ये दावा चूंकि इमरान खान की तरफ से जमा हुआ है तो ये इमरान खान ये दावा कर रहा है, वो क्या दावा कर रहा है कि ये तमाम पैसे हमने पाकिस्तानियों से जमा किए हैं। तो वो जो दावा है वो तो झूठा साबित हुआ ना, जबकि पीछे अबराज कंपनी जो है वो वूटन को पैसे दे रही थी जो आगे पीटीआई को मिला। तो इसलिए वो मुलव्विस होते हैं कि उन्होंने एक झूठा एफिडेविट जमा कराया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें ये दावा किया कि ये उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए उस एफिडेविट में आरिफ नकवी के, कि कोई प्राइवेट या कोई पब्लिक कंपनी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी से पैसा लिया, जबकि हकीकत ये है कि वो अबराज की एक कंपनी और एक अरब शेख जो है वो फंड कर रहा था। तो क्या वो मुलव्विस नहीं होंगे फिर इसमें? अच्छा, इसमें आप अरब शेख का नाम ले दें, शेख अल नयान की बात कर रहे हैं आप, जिसके बारे में तस्करा हो रहा है। तो इसके तो ताने बाने जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में बड़े हाई लेवल तक जाते हैं। तो आपकी नज़र में, क्योंकि जाहिर बात है ये उस वक्त हुआ था जब आप खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, उनका क्या लेना देना हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या आरिफ नकवी को पैसे देने के हवाले से, उनका क्या लिंक हो सकता है? देखिए, उनका लेना देना से हमें कोई हम कतई ताल्लुक है। पाकिस्तान की एक सियासी जमात जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, वो पाकिस्तानी कवानीन के ताबे है। जब 11 सितंबर 2011 को मैं इमरान खान को 7 पेज का खत लिखता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का भी हिस्सा है, जिसमें मैं कहता हूं आपकी पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपकी पार्टी गैर मुल्की कंपनियों से पैसा ले रही है, आपकी कंपनी में प्राइवेट एम्प्लॉइज के अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, एंड दिस विल पुट पीटीआई इन सीरियस लीगल जेपर्डी। जब मैं इसकी तहरीरी तौर पे इन तमाम खामियों की निशानदेही करता हूं तो ये मामलात फिर सुधर जाने चाहिए थे ना। आप कानून के ताबे हैं, आप शेख अबू धाबी या यूएई या सऊदी अरब या किसी और मुल्क के कानून के ताबे नहीं है। अगर उनका कोई शेख पैसा देता है वो अपने हो सकता है कानून के मुताबिक हो, वो जाने और उसका मुल्क जाने और उसका कानून जाने। हम पाकिस्तान के कानून के ताबे हैं। पाकिस्तान का कानून कहता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरी अपनी इनफरादी हैसियत में एक सियासी जमात की फंडिंग कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं किस हद तक करे। अगर कोई गैर मुल्की करता है वो फॉरेन एडेड पार्टी हो जाती है, अगर कोई गैर मुल्की कंपनी करती है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है, वो प्रोहिबिटेड कैटेगरी से आगे चली जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी कंपनी और पाकिस्तानी एनजीओ भी नहीं फंड कर सकता, वो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में है। तो ये हम जो बहस है कि भाई हमने कानून पाकिस्तान का अपने ऊपर लागू करना है क्योंकि हम पाकिस्तानी कानून के ताबे हैं एक एज अ सियासी जमात, तो हम उस कानून के तहत ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये आप फॉरेन एडेड। और फिर जो आप सर्टिफिकेट्स हर साल देते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने एज अ चेयरमैन, आप कहते हैं मैंने कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग रिसीव नहीं की, मेरे ये बैंक अकाउंट्स हैं, दोनों मामलात में आपने झूठ बोला, आपने मिस स्टेटमेंट की, मिस डेक्लेरेशन की। एक आईनी इदारे के सामने जब आप मिस डेक्लेरेशन करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपने झूठ बोला। और ये जो दावा करते हैं कि कोई ऑडिटिंग एरर है, ये फलाना एरर है, जब मैं लिख के पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को 11 सितंबर 2011 में दे रहा हूं, यही निशानदेहियां कर रहा हूं कि ये बुराइयां हैं, ये इलीगैलिटीज हो रही हैं, इनको ठीक करें, और आप ठीक नहीं करते हैं, तो फिर आप अनजाना होने के दावा भी नहीं कर सकते कि मुझे तो मालूम नहीं था। अच्छा अकबर साहब ये बताइएगा, अकबर साहब ये आरिफ नकवी जो है इसका ताल्लुक सिर्फ इमरान खान साहब के साथ जाती हद तक होता था या ये पार्टी के और भी लोगों के साथ इंटरेक्शन में होता था?
इसकी क्या हैसियत थी पार्टी के साथ इंटरेक्शंस के हवाले से? नहीं, इस ताल्लुक को इमरान खान ने कम से कम मुझसे खुफिया रखा और मेरे इल्म में नहीं था कि ये ताल्लुक ये ओवर द ईयर्स ये सामने आई। इनका जो पहली दफ़ा मेरे सामने इनका जिक्र आया उस वक्त भी मेरे इख्तलाफात तो हो चुके थे, वो धरने के दौरान। क्योंकि अभी तो आपने देखें 2013 तक कदगन लगाई है एक ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट के। अगर आप 14, 15, 16, 17, 18 जब मेजर पैसा आया और जो धरने में पैसे की रेल पे थी, अभी तो उसकी तहकीकात हुई नहीं। तो मेरे सामने इनका जिक्र उस वक्त आया था कि एक शख्स है जो दुबई बेस्ड है और ये उसका नाम है और ये उसका कारोबार है, वो हेविली इन्वॉल्व है पीटीआई की फंडिंग में। उससे पहले मैंने इनका नाम नहीं सुना था। अच्छा बाबर साहब, ये भी बताइएगा कि यहाँ पे अभी तक जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला महफूज हो चुका है लेकिन सामने नहीं आ रहा। जो दीगर सियासी जमातें हैं, ख़ासतौर पे जो हुकूमती इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखती हैं, वो भी बार बार, कल भी उनकी जानिब से पीडीएम के इजलास के बाद भी ये कहा गया कि जी इस फैसले को है जल्द अज जल्द अनाउंस किया जाए। मुख्तलिफ़ किस्म की चहम गोइयाँ हो रही हैं इस वक्त कि ये फैसला अनाउंस क्यों नहीं हो रहा। अब क्योंकि यू आर द एप्लीकेंट और आपकी वजह से ये मूव यहाँ तक पहुँची है, आपकी क्या नज़र है, आपकी एनालिसिस क्या कहते हैं, आखिर ये फैसला अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हो रहा? देखिए, जहाँ तक इस केस के जो फॉरेन फंडिंग है, इसके जो 8 साल की तवालत है, उसकी वजूहत तो बिल्कुल मेरे सामने आया है और वो फैक्ट्स की बुनियाद पे। यानी इलेक्शन कमीशन ने खुद अक्टूबर 10, 2019 को एक ऑर्डर पास किया जिसमें लिखा कि पीटीआई जो है उसने हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ किया है टू डिले द केस, यानी तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। मैंने सवाल किया कि भाई आपने क्यों उनको तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने दिए। फिर जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसकी टीओआर में लिखा हुआ है, जब मार्च 2018 में बनी, कि 1 महीने में आपने रिपोर्ट देनी है। उनको 4 साल लग गए। जब हम उनसे कहते थे कि हमें ये दस्तावेज़ात दिखाएं, वो कहते थे जी पीटीआई एतराज़ करती है, हम आपको नहीं देंगे। तो यानी जो मुलजिम था वो डिक्टेट कर रहा था तहकीकात को, जिसमें मैंने काफ़ी शोर भी किया, ववाइला भी किया। उसके बाद जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, मैं इनको इस हवाले से तारीफ़ करता हूँ कि इन्होंने फिर एक हद मुकर्रर की, वो मई 2021 थी कि स्क्रूटनी कमेटी को आप रिपोर्ट दें। वो भी उन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन बहरहाल दिसंबर 2021 को उनकी रिपोर्ट आई और हमें 4 जनवरी 2022 को दी गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो दस्तावेज़ात थी, जो स्टेट बैंक से थी, जो उस वक्त तक हमसे खुफिया रखी गई, वो हमें दी। हमने इसको भी बड़ा वेलकम किया, क्योंकि हम तो इस केस के वो मुद्दई हैं, हमसे कैसे आप दस्तावेज़ात छुपा सकते हैं। हमने उस पर अपने कमेंट्स दिए। पीटीआई सीक्रेट रखने की वजह क्या थी? पीटीआई ने 11 अकाउंट्स जो स्टेट बैंक के जरिए आए, जो कंसीलमेंट ऑफ अकाउंट्स साबित हुई स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में, तो उन्होंने 11 अकाउंट्स को डिसओन कर दिया पीटीआई ने 15 मार्च 2022 को। ये अकाउंट स्टेट बैंक के जरिए पीटीआई के आए थे। इन अकाउंट्स को वो कहते हैं कि जी जिन लोगों ने खोले, ऑपरेट किया, पैसा आया मुल्क से बाहर, मुल्क से अंदर से, इससे हमारी लाताल्लुकी है। और हमें तो ये पता ही नहीं था, हमें तो ये स्टेट बैंक के जरिए पता चला। और उन अकाउंट्स को ऑपरेट कौन कर रहा था? असद कैसर, शाह फरमान, इमरान इस्माइल, मियाँ महमूद रशीद, नजीब हारून, समर अली खान एंड सो ऑन। ये उन्होंने लिख के दिया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये अकाउंट्स, हमारे पास दस्तावेजी सबूत आ गए कि इन अकाउंट्स को ये दिसंबर 2012 में ऑपरेट कर रहे थे। सेंट्रल फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी सरदार अजहर, हमें लेटर्स मिल गए, हमें इनकी रेजोल्यूशंस मिल गई। हमने इलेक्शन कमीशन में जमाया कि ये फिर झूठ बोल रहे हैं। 15 मार्च 2022 को ये जो कह रहे हैं कि हमें इन अकाउंट्स का पता नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। इन अकाउंट्स को 2012 में ऑपरेट कर रहे थे। अब मुझे आप बताइए कि झूठ दर झूठ जो इन्होंने किया है और डॉक्यूमेंट्स में जो गलत बयानी की है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। आखिरी बात यह कि जो सिंगल जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो लेटेस्ट फैसला था, जिसमें 30 डेज की उन्होंने कदगन लगाई थी, वो 30 डेज की कदगन खत्म कर दी गई इंट्रा कोर्ट अपील में, लेकिन वो फैसला अपनी जगह मौजूद है। उस फैसले में जस्टिस साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब लिखते हैं कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित हो गई, इसकी इम्प्लीकेशन ना सिर्फ पार्टी पे होंगी बल्कि उसके चेयरमैन पे होंगी। बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी हद तक क्लैरिटी हमारे साथ शेयर करने की कोशिश की कि ये जो आरिफ नकवी के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर ये खबर आई है, इसका लुबे लुबाब क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि आरिफ नकवी जो है उसे बरतानिया के अंदर गिरफ्तार किया गया था एयरपोर्ट पे जब वो पाकिस्तान से वापस आया था। और जब वो वापस जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो वो चंद फ़ोन नंबर जो उसने उस वक्त बरतानिया की पुलिस अथॉरिटीज़ को दिए थे, उसमें से एक फ़ोन नंबर जो है वो इमरान खान साहब का भी था। और उसके बाद जब उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी बेल हुई तो तकरीबन 1.5 करोड़ पाउंड के हवाले से वो उनकी बेल जो है वो मंजूर हुई। और ये बरतानिया की तारीख में एक महंगी तरीन बेल जो है वो कंसिडर की जाती है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उसके उस बेल के बावजूद ये कहा गया कि आप अपने पैर के ऊपर जो है वो ट्रैकिंग करने वाला कड़ा भी पहनेंगे और साथ ही साथ आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और आप एक किस्म से आप यही कह सकते हैं कि आरिफ नकवी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि इस केस के दौरान अमेरिका की जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि आरिफ नकवी को उनके हवाले किया जाए, क्योंकि आरिफ नकवी के मुबैना फ्रॉड्स के हवाले से अमेरिकी अथॉरिटीज़ भी इसकी तहकीकात करना चाहती हैं। सियासी मामला के हवाले से जहाँ पे गुफ्तगू हो रही है तो गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर नए स्पीकर के लिए इलेक्शंस मुनक्किद हो रहे हैं और सैफुल मुल्क खोकर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि हुकूमती जो पंजाब की हुकूमती इत्तेहाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ परवेज़ इलाही साहब का ग्रुप, उनकी जानिब से सब्तैन खान साहब जो हैं वो इस वक्त उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जो सियासी खबरें हैं, कल पीडीएम ने ये ऐलान किया कि जनाब इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर होंगे। और साथ ही साथ ये जो फॉरेन फंडिंग केस जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जल्द अज जल्द अपना फैसला अनाउंस करें। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कर रहे हैं, सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और JUFA से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ पैनल के अंदर मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़रा ये जो PDM की जानिब से कल ऐलान हुआ है कि जनाब इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, ज़रा इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, ये ऐलान तो सामने आया है, लेकिन क्या इस ऐलान को मैं ऐलान तस्वर करूं या एक मजबूरी तस्वर करूं कि PDM एक्चुअली इस वक्त इलेक्शन में जा ही नहीं सकती, आप लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप जाके इस वक्त इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करें, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और उसके बाद ये जो 15 नशिस्तें उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जीती हैं, ये लगता है इस तरह के इमरान खान साहब की इस वक्त एक लहर चल रही है। क्या ये हकीकत है कि एक्चुअली आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त इलेक्शन? नहीं जी, इमरान खान साहब की वो 15 नशिस्तों वाली बात इतनी रेलेवेंट नहीं है। वो उन्होंने अपनी नशिस्तें बल्कि खोई हैं। वो नशिस्तें उनकी थी, उनसे गई थी, और उनमें से कुछ नशिस्तें जो है नून ने उनसे छीन ली हैं, बाकी रिमेनिंग उन्होंने जो ना वो रिटेन की हैं। ये मामला इतना सा है। मगर इसके साथ साथ आपकी दूसरी बात दुरुस्त है कि हम इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर पा रहे। रीज़न है कि हमने बहुत भारी पत्थर उठा लिए, और बहुत भारी पत्थर वो ये था कि वो हमने अपनी सियासत के ऊपर एक रिस्क लिया। उस वक्त रिस्क लिया जब हर चीज़ जो है ना वो तबाही की और ख़राबी के रास्ते पे थी। इस वक्त जो है वो पाउंड जो है मेरा ख्याल है कि वो 290 के लगभग जा चुका है, और डॉलर भी जो है ना वो मेरा ख्याल है 240 तो कल खड़ा था उस पर, और उससे भी शायद वो चला गया है। हमारी असल मजबूरी, हमारा असल जो प्रॉब्लम है वो महंगाई है, या ये जो फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट जो हमारा रुपी है वो उसमें जो गिर रहा है वो हमारा असल प्रॉब्लम है। वो आज ठीक हो जाए, वो आज टिक जाए, वो आज महंगाई कंट्रोल हो जाए, ये मामला ठीक हो जाए तो हमें इमरान खान से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारे एक मुकाबले में एक हमारे अपोनेंट यकीनन ज़रूर है, मगर हमारा इतना बड़ा जो है ना हमारा कोई इतना हेडेक नहीं है उनसे। हमारा असल हेडेक जो हमारा असल प्रॉब्लम है, जो असल दुश्मन है, वो हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो उनका भी है। असल दुश्मन कौन है? असल दुश्मन कौन है? ये भारी पत्थर आप लोगों को सर पे रखा। ये मैं इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात मैं सेनेटर साहब करना चाहता हूँ। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में शेख वकास अकरम साहब बड़ी तफसील से इसके ऊपर अपना दिलचस्प तबसरा कर सकते हैं। नाज़रीन, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात आपके सामने कहना भूल गया। वो ये थी कि अकबर एस बाबर साहब जब हमारे साथ मौजूद थे, हम आज दिन भर से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन भी जो है वो सामने आए, और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं से रब्ता किया, और हम चाहते थे कि ये जो फॉरेन फंडिंग और ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो खबर है इस पर उनका कॉमेंट भी लें। ज़्यादातर ने हमें यही कहा जी फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो इस मामले को देख रहे हैं।
फारूक हबीब साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे और जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर है तब तक भी करते रहेंगे ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अगर कोई रहनुमा हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहा है तो बराए मेहरबानी फारूक हबीब साहब को जरा कह दीजिए कि अपना वर्जन जरूर दीजिए, हम चाहते हैं कि आपका वर्जन भी शामिल हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक जिस पे हम पहले ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख वकास अकरम साहब, ये अभी थोड़ी देर पहले कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सर मूड नहीं लग रहा इलेक्शन करवाने का, लेकिन शेख रशीद साहब आज फरमा रहे थे कि जनाब मैं तो इलेक्शन देख रहा हूँ, अक्टूबर में इलेक्शन होने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि जो साहब करंटीना में, मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब की वो बात कर रहे थे कि वो भी मान चुके हैं इलेक्शन के लिए। तो सर वेयर डू यू सी ऑल दिस गोइंग? देखिए मंसूर भाई, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन तो वक्त से पहले ही होने हैं। ऑब्वियसली अपोजिशन के साथ जो कुछ पंजाब में हो गया पीडीएम के बाद, उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं कि लीडरान अपने वर्कर्स को और अपनी पार्टी वालों को मायूस कर दें, बिल्कुल कह के जी ठीक है जब खान साहब कहेंगे तब इलेक्शन करा देंगे, अब ये हमारे हाथ में नहीं। ऐसे नहीं होता। कोई ना कोई उम्मीद जो है वो बुरे से बुरे हालात में भी सियासी लीडरशिप जो है वो अपने फॉलोअर्स को देती है। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाती है, टेक्निकली इस हुकूमत के बैठने का जवाब ही कोई नहीं रह जाता। जो मेन वजह थी, देखे ना, ओरिजिनल प्लान से हट के दोबारा प्राइम मिनिस्टर पीडीएम के साथ जो फैसला हुआ, उस ओरिजिनल फैसले के खिलाफ जाकर उन्होंने कहा जी नहीं हम हुकूमत करेंगे और हम वहां पे बैठेंगे और हम वो सारा कुछ करेंगे। तो वो सिर्फ उसके पीछे मोटिवेशन यही थी, एक दो कुछ अपने जाती मसले मसाइल थे, और दूसरा ये था कि ऐसा ना हो कि इमरान खान अपनी मर्जी का कोई या कोई ऐसा आर्मी चीफ ना आ जाए जो कल एस्टेब्लिशमेंट अगर कहीं इधर उधर वो करे तो उसमें मसाइल ना पैदा हो। तो वंस वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट वगैरह आ जाती है, वो हो जाती है, वो जैसे भी होती है, तो उसके बाद इनका जवाब ही कोई नहीं रह जाता, क्योंकि जितने मसाइल जितनी। अच्छा वैसे शेख साहब मेरी नॉलेज के लिए जरा इस पे जरा प्लीज कमेंट कीजिएगा। ये इस तरह मियां साहब पहले भी कई दफा ये कर चुके हैं, ए वाला बंदा नहीं अपने वाला बंदा लेके आओ, और एंड वी नो के माजी के अंदर उनकी हिस्ट्री जो है वो इस मामला में रही है। सर इससे फर्क पड़ता है? वैसे मतलब इससे फर्क पड़ता है अगर इफ यू एक्चुअली चूज के कौन आएगा, कोई फर्क पड़ता है इससे? देखिए सर, ये जो हमारे लीडर होते हैं ना, ये इनकी ज़हनी इख्तरा होती है। तारीखी तौर पे जो शख्स भी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेके आया एस्टेब्लिशमेंट, उसे तो गल पै कीजिए। वो कभी भी, आप भुट्टो साहब को देख लें जनरल ज़िया वाले मामले पे, आप मियां साहब को देख लें जनरल मुशर्रफ वाले मामले पे, और अभी अगर आप इमरान खान साहब को देख लें तो इमरान खान साहब इस वक्त बाजवा साहब से खुश कोई नहीं है। हालांकि उस वक्त यही था कि एस्टेब्लिशमेंट भी, फौज भी और खान साहब और हर चीज एक पेज पे थी। आज वो पेज वाला सिलसिला थोड़े सामने सारा, तो मैं ये समझता हूँ ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। सर नहीं शेख साहब, वो तो सुनने में आया सर पेज जुड़ गया है, सर पेज ठीक हो रहा है। अब पेज के ऊपर वो स्कॉच टेप के साथ वो जो फट गया था उसको ठीक किया जा रहा है। देखें, जिस वक्त मियां साहबान आपको याद है इन मसाइल में घिरे हुए थे, तो उस वक्त भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलती थी और बैकडोर राब्ते रहते थे, और वो रहते हैं। बड़ी पार्टियां बिल्कुल कतई ताल्लुक नहीं हो सकती। ये आपकी, मेरी और पब्लिक की कंजम्पशन के बयानात और होते हैं और पसे पर्दा मामलात और होते हैं, और हर वक्त चाहे दुनिया के सामने कोई जमात कितनी ही नापसंदीदा हो एस्टेब्लिशमेंट की, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज जरूर रहती है, और उसके अलावा कोई चारा नहीं होता। यहाँ पे कह रहे थे कामरान मुर्तज़ा साहब की ये वही सीटें हैं पंजाब में जो पीटीआई ने अपनी वापस ले ली है। नहीं, इसमें बहुत से लोग आज़ाद लड़के इलेक्शन आए थे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया। 15 में से पिछली दफा 9 सीटें पीटीआई के पास थी, तो इस दफा 15 सीटें उनके पास आई हैं, तो उसमें उन्होंने वहां पे गेन किया है। मैं ये समझता हूँ कि इतनी जो बात हमने पहले मैं कर रहा था जो इधर उधर हो गए, जितनी ज्यादा परेशानी, जितनी मुसीबतें और जितनी एम्बेरसमेंट इस वक्त PMLN को हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त ये किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपॉइंटमेंट का कर रहे हैं, वरना इनको तो आज ये हुकूमत। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, ये डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये सर अपॉइंटमेंट का तो चलें ठीक है, ये तो पूरा पाकिस्तान ही जानता है कि ये तो एक वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से ये मामला अभी तक लटक रहा है। लेकिन सर बात ये है कि कशीदगी को और टेम्परेचर को नीचे लाने के बजाय
आप लोगों ने 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए और वो 11 भी समझ नहीं आई कि ये किस फॉर्मूले के तहत पिक एंड चूज करके 11 MNAs के इस्तीफे आपने एक्सेप्ट किए। तो आप तो हुकूमत तो लग रहा है जैसे ये जो अनसर्टेनिटी है और ये जो क्लैश की सूरत हाल है, आप लोग एक्चुअली इसको मजीद हवा दे रहे हैं, मजीद इसको खराब करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। देखिए, जिसका अभी शेख साहब मेरे भाई बात कर रहे थे बड़ी तफसील से, जिस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके साथ इत्तेहादी जमातों ने जो एक फैसला किया है, देखिए सियासत में आप फैसले करते हैं, बाज़ वो फैसले फौरी तौर पे आपको पता चलता है कि उसके नताइज ऐसे होते हैं कि फौरी तौर पे आपको पता लगता है कि ये बड़ा अच्छा फैसला है। बाज़ औक़ात दूर रस नताइज उसके आपको बताते हैं कि ये फैसला अच्छा था। नवंबर से इसका क्या ताल्लुक है, इसकी आपकी अपनी तोजी है, शेख साहब की अपनी तोजी है, लेकिन इस बात की मुझे बिल्कुल कोई मंतक नहीं है कि नवंबर गुजरने के बाद इस गवर्नमेंट की कायम रहने की कोई लॉजिक नहीं रहेगी। ये गवर्नमेंट अब डॉक्टर साहब ये मत कहिएगा, डॉक्टर साहब बराए मेहरबानी अब ये मत कहिएगा कि ये कहीं पे आपके ज़हन में है ही नहीं, या ये आपने सोचा ही नहीं, या आपके टारगेट्स में से नहीं है। नहीं, वो हसन मुर्तजा साहब का आपने मशहूर एक जुमला सुना होगा जब पंजाब असेंबली में सुनाया था कि तू मेरे ज़हन में है। आप समझिए ना, तू मेरे ज़हन में है। तो जहन में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको ना आप कुरे दें कि क्या क्या हमारे जहन में था और क्या क्या जहन में है। लेकिन बैठे डॉक्टर साहब, ऐसे बैठे, आपके जहन में जो चल रहा है वही तो चेक करना। पूछे आप आगे भाई हैं, जरूर पूछें, आप एंकर हैं, जरूर पूछें। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कहना कि मौजूदा गवर्नमेंट की तश्कील में कोई नवंबर जो है उसमें किसी डिसीजन का कोई मरकजी हाथ था, या उसका वो आप ये कहें कि क्याम उसके बाद उसकी वजूद नहीं रहेगी, ये मेरा ये ख्याल है कि ये बात जो है इररेलेवेंट है, या इस बात का कोई वो हकीकत से ताल्लुक नहीं है। लेट्स टॉक इट दैट वे। अच्छा, बाकी हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली है, इमरान खान साहब का पिछले 4 साल में मईशत के साथ जो उन्होंने किया, आप किसी और को छोड़े, अपने को चंद प्रोग्राम पीछे निकाल के देख लें कि हर एक तज्जियाकार का क्या तज्जिया था कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या किया है। महंगाई कितनी थी, मुल्क में अफरा तफरी कितनी थी, मुल्क में क्या हालात थे। अब ये कि 3 या 4 महीनों के अंदर उसको दोबारा नोज डाइव करती हुई इकोनॉमी को दोबारा टेक ऑफ कराना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, लेकिन बहरहाल हम इसको इस तरह छोड़ के भागेंगे नहीं। मैं आपको ये बात बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ और नाज़रीन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन हालात में जो अभी कल आपने PDM की मीटिंग का जिक्र किया कि उसमें ये बात कही गई कि हम इंशाल्लाह अब गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी, हम इन हालात में हथियार नहीं डालेंगे, हम इन हालात में हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, हम इस मईशत को इंशाल्लाह मजबूत खतूत पे उस्तवार करके कौम को एक उम्मीद देंगे कि ये है वो वे फॉरवर्ड जिसके तहत इतना हमने स्टेबल कर लिया पाकिस्तान को, और इंशाल्लाह ताला इससे ज्यादा मजीद भी स्टेबल हमारी ये टीम करेगी। कामरान मुर्तजा साहब, अगर हमारी कोई टीम इस वक्त मौजूदा कोई टीम अगर काम में नाकाम नजर आएगी, टीम चेंज करेंगे। बिल्कुल किसी को हमने कोई रजिस्ट्री करा के नहीं दी हुई कि जनाब मुल्क ऊपर जाए नीचे जाए, खुदा न खास्ता मईशत डूबे तरे और लोगों को रजिस्ट्री जो है वो हमने करा के दी हुई है। सर, ये जो टीम चेंज की बात है डॉक्टर साहब, ये इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब भी आते हैं? नहीं, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब इज वन ऑफ द टीम मेंबर, इज वन ऑफ द टीम मेंबर। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने किसी की तरफ इशारा किया है कि मिफ्ता इस्माइल साहब या कोई और। मैं कह रहा आपको पूरी देखे ना, वज़ीर आज़म की जो टीम होती है वो उसकी काबीना होती है। मैंने कहा है कि वज़ीर आज़म का ये अपना अज़म है, ये भी नवाज शरीफ साहब की भी आप ये कहें कि विजन है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये बिल्कुल क्लियर उनकी कमिटमेंट है कि अगर कोई बंदा परफॉर्म नहीं करेगा वो रिप्लेस होगा, बेहतर बंदा आएगा। इसलिए नहीं कि जाती पसंद या नापसंद है। हाँ। लेकिन देखिए आपने डिलीवर करना है, मुल्क मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है, तो अगर कोई बंदा काम नहीं कर सकेगा, अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेगा, पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी हालत है अगर स्टेबलाइज नहीं कर सकेगा, बिल्कुल रिप्लेस होगा, तब्दील होगा। लेकिन उसमें मुल्क का वजीर आज़म भी हो सकता है, उससे हमारा वादा है कोalition जमातों से। इसमें इस रिप्लेसमेंट में कौम का मुल्क का वजीर आज़म भी हो सकता है। वज़ीर आज़म तो कैप्टन है ना जी, उसने तो अपने खिलाड़ियों को खिलाना है। ठीक, उसने तो अपने खिलाड़ियों को खिलाना है। चले। और वज़ीर आज़म जो है वो कोई नो कहते हैं आजमूदा नहीं है, वो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं।
पाकिस्तान जानता है अगर शहबाज शरीफ ने किस तरह काम किया और किस तरह डिलीवर किया है, और अभी भी करेगा इंशाल्लाह। मंजे हुए खिलाड़ी ने सर आपकी पार्टी को आज जहाँ ला के खड़ा कर दिया। खैर इस पे मैं पूरा आपके साथ 1-on-1 एक पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ, लेकिन फिर कभी सही, अभी हमें मजीद आगे चलना है। कामरान मुर्तज़ा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा कि जी एक भारी पत्थर हमारे ऊपर ला के रख दिया गया और ये हुकूमत की जिम्मेदारी हमें संभालनी पड़ी। सर ये भारी पत्थर जो है वो उतारने का वक्त मेरे ख्याल में आ नहीं गया, क्योंकि जितनी देर आप इसको अपने कंधों के ऊपर रखेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की सेहत, आपकी तबीयत, आपकी हालत ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ख़राब होती जाएगी। चंद तज्जियाकारों को ये भी कहना है कि आप इसको जितना आप खींच रहे हैं ये आपके लिए उतना ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। दो बातें हैं इसकी, एक तो ये कि इस भारी पत्थर को उतार के रख दिया जाए और दूसरा ये कि सूरत हाल से निपटा जाए। मेरा ख्याल है कि अगर इसको भारी पत्थर को उठा के फेंक दिया जाए या उससे जान छुड़ाई जाए तो वो नुकसानदेह होगा। अब इस हालत से, इस मुश्किल हालात से मुल्क को, कौम को निकालना जो है वो यकीनन जो है ना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर निकाल पाए तो ये एक बहुत अच्छा वो एक क्राइसिस से निकाल पाएंगे, और ना निकाल पाए तो यकीनन इसमें हमारी पॉलिटिक्स जो है वो अफेक्ट हो रही है। हमने बहुत इसकी प्राइस भी पे की है, मगर ये दूसरा जो है ना वो ऑप्शन जो था वो मेरा ख्याल है वो ले लिया गया है, और इस भारी पत्थर को उतारने की बजाय इस मामले का, इस मुश्किल का मुकाबला करने का फैसला किया गया है, ताकि जो भी टाइम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल अब बाकी है, तो वो जितना भी टाइम मिले उसमें कम से कम जो है ना हम कुछ रिजल्ट्स दे के जाएँ। ये तो हम एक आखिरी एंड तक चले गए, और उसके बाद जो है ना वो मेरा ख्याल है वो वापस जब रिबाउंड होगा और मामला जो है ना वापस दुरुस्तगी की तरफ आएंगे तो वो प्रॉपर टाइम होगा कि वो इलेक्शन भी अनाउंस हो। अच्छा, वैसे कामरान साहब वेरी रिस्पेक्टफुली सर, वेरी रिस्पेक्टफुली, तकरीबन आपकी गवर्नमेंट को 3-3.5 महीने अब हो चुके हैं सर। कोई एक पॉजिटिव चीज़ अगर आप इस वक्त आज कौम को बताना चाहें कि जी हमने 3.5 महीने में ये एक पॉजिटिव चीज़ की है, वो क्या है? देखिए, अगर आप गिरते हुए जो ना वो आपके हवाले कोई चीज़ कर दी जाए और आप मज़ीद ढलान पे आ जाएं और फिर उसमें मज़ीद वो जो है ना रफ्तार तेज़ हो जाए तो फिर उसमें पॉजिटिव चीज़ बताना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मगर थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, पॉजिटिव चीज़ें जो है ना वो बताने को बहुत होंगी। इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में बताएंगे और चीज़ों की बताएंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये असल दुश्मन हमारा महंगाई है। असल दुश्मन जो है ना वो हम ये कि पब्लिक को, आवाम को रिलीफ नहीं दे पाए, हम इसके लिए ख़ुद भी बहुत तकलीफ़ में, मगर उस तकलीफ़ का कोई इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव इस वक्त जो है ना वो बन नहीं पा रहा। सिर्फ कुछ दिन ठहर जाइए, मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। शेख वकास साहब, सर ये जो भी सूरत हाल है, मैंने एक्चुअली ये सवाल थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से किया था, लेकिन मेरे ख्याल में हम वो कमेंट्री किसी और तरफ चली गई। लेकिन मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूँ, ये जो 11 MNAs के इस्तीफे एक्सेप्ट किए गए हैं एंड वेरी रैंडमली, मुझे समझ नहीं आई, मैं अभी भी उस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसकी क्या रीज़न हो सकती है सर? ये डिफरेंट MNAs के इस तरह 11, ये क्या स्ट्रैटेजी नज़र आती है आपको इसके पीछे? देखें, इसके पीछे यही हो सकता है कि अभी चंद दिन पहले, अभी बल्कि 1-2 दिन पहले ये कहा गया कि शायद मरकज़ में भी तहरीक-ए-अदम एतमाद आ सकती है। तो ये PTI के कुछ MNAs जो हैं उनको ब्रेक करने के लिए एक मैसेज दिया गया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफे जमा कराए बट दे डिड नॉट वांट के रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हो जाएं, और कुछ ऐसे भी थे जो क्योंकि वक्त इमरान खान साहब के साथ चला गया, इमरान खान साहब की वाह हो गई अदम एतमाद के बाद, तो बहुत सौ ने इस्तीफे दिए थे, इस्तीफे नहीं दिए थे, मगर जब उन्होंने देखा कि खान साहब के जलसे कामयाब हो गए हैं, वो इस्तीफे ना देते हुए भी वापस जाके खान साहब के साथ खड़े हो गए। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक मैसेज कमजोर लोगों का कि यार ठीक है, देखो फिर असी इस्तीफा मंजूर कर लांगे, फिर उत्ते ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा, फिर तुहानू खजल खारी होएगी, मतलब इस किस्म का एक मैसेज देने कोई अदर देन दैट 11 बंदों से ना कोई फर्क पड़ता है, ना कुछ 123 के इस्तीफे आए हुए हैं। ये फिर करने ने तो सारे ने कबूल करो, और ऑलरेडी वो सूरी जाते जाते वो सारे कबूल कर गया है। ये तो एक ऐसी अब एम खाम खा मतलब है कि नहीं, लेकिन शेख साहब इसमें तो एक कहा जाता है ना कि वो प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं हुआ था। यू हैव टू कॉल दोज पीपल फॉर वेरिफिकेशन, और उसको वेरीफाई जब तक आप नहीं करेंगे वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। वो सारे के सारे बंदे कह रहे हैं कि हमने जो 123 है हमने इस्तीफे दिए हैं, या तो फिर कोई बंदा ले आना जड़ा कहे मैं नहीं देता, या कोई बंदा डिनाई कर दे, अगले दस्तखत होए, अगले ने इस्तीफे दे छड़े ने। जैसे कहानी आपको भी पता है इसका क्या मतलब है, मुझे भी पता है। एक बात मैं जरूर करूंगा, मेरे भाई ने कहा, और तारिक फजल साहब मेरे भाई हैं, मुझे बड़ा एहतराम है कि जब हमने हुकूमत संभाली तो मईशत का ये हो गया था, मईशत का फलाना हो गया था। कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि एक ढलान की तरफ जाती हुई चीज़ें।
देखिए, मैं सिर्फ एक सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ मंसूर साहब, हो सकता है आपके प्रोग्राम की वजह से मुझे मेरे को भाई जवाब दे दे कि भाई तुहानू किन्ने कहा सी कि गिरदी हुई मैशत संभालो, तुहानू किन्ने कहा सी, तुहानू बड़ा शौक सी उससे अदम एतमाद करने का। खान साहब की तो हालात पब्लिक में ये थे कि जनाजे फातिहा पे जाते थे तो लोग कहते थे कि भाई पीटीआई का टिकट नहीं लेना, बंदे टीवियों पे बैठ के 3 साल तक तज्जिए उनके खिलाफ हो रहे। कौन से अल्लामे और हकीम ने इनको कहा था कि आप 5 साल मुकम्मल होने से पहले ये कर लें? अपने शौक पूरे कीते ने, अपने शौक नाल हुकूमत लईए। किसी ने बंदूक उन्होंने सिर के उत्ते रखी सी, संभाली हुकूमत संभाली का हुकूमत तुसी खोई उन्होंने कोलों, हुकूमत तुसी अदम एतमाद करके ली। वो तो आखिरी रात भी नहीं सी जाता इमरान खान, तुसी तो फिर विच फौज नूं भी पाया, फिर सारे हालात। अब आप कह रहे हैं कि हम चीजें ठीक कर लेंगे, आप ठीक कर लेंगे। इस वक्त तमाम बैंकों ने पीएसओ को पैसे देने से इनकार कर दिया, एलसी खोलने से इनकार कर दिया है। आर्मी चीफ जो है वो अमेरिकन नायब वजीर खारजा से राब्ते कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हम किस बात के, IMF के $1 अरब के आप इंतजार में हैं। पिछले 3 महीनों के अंदर $17.4 अरब का डेफिसिट हो गया आपके सिर्फ इसी में कि नहीं मैं नहीं जाना तो मैं खलोता और अपने शौक नाल खलोते हो। हुकूमत ली थी तो अपने शौक से ली थी, कोई सी तो खेची थी आपने, अदम एतमाद किया था उस वक्त। डॉक्टर साहब जवाब दें जी, डॉक्टर साहब किसने कहा था आपको हुकूमत टेक ओवर करने को? डॉक्टर साहब उस हकीम का नाम बताया ना, वो मिफ्ता इस्माइल ने तो नहीं कहा था जी के हर शख्स को सूरत हाल का तजिया करने का और अपनी एक आप ये कहें कि लॉजिक और मंतक देने का बिल्कुल राइट है, जिसका मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि अभी आपने सेनेटर कामरान मुर्जा साहब से भी बात पूछी कि एक अच्छा काम बताएं कि जो आपने किया हो जब से आपने हुकूमत संभाली है। मैं कहता हूं कि बाकी जो काम हुए हैं उनकी तफसील में जाए बगैर एक अच्छा काम जो हमने किया है वो ये है कि इस हुकूमत की, इस पाकिस्तान के अवाम की एक इंतहाई नालायक नायल और टोट बटोट किस्म की हुकूमत से जान छुड़ाई है, इमरान खान से जान छुड़ाई है। और मेरा आज भी ईमान है इस बात पे। वैसे जान छूट गई है खान का वजूद, आप समझते हैं कि जान छूट गई है? सुन ले मेरी बात, सुन लेना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की आज भी मेरा इस बात पे ईमान है कि उनकी सियासत, उनकी इंतशार की सोच पाकिस्तान के लिए सख्त नुकसानदेह है। ये कभी आपने जो कहा ना 1-on-1 प्रोग्राम, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस यकीन की बुनियाद के ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि वो जिस फितने और फसाद की सियासत को जो बुनियाद रखी थी और आज इसको फरोग दे रहे हैं, पाकिस्तान किसी सूरत इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। पाकिस्तान के खिलाफ जो इमरान खान साहब ने एक शर उठाया और फैलाया हुआ है और पूरी दुनिया में उसको फैला रहे हैं और प्रोपोगेट कर रहे हैं, खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड कभी होगा नहीं कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए। पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ना करे, वो खुद बता चुके हैं कि इसके क्या क्या हालात हो सकते हैं। तो ये इमरान खान से पाकिस्तान की जान छुड़ाना एक इंतहाई मुस्तहसन काम है जो हमने किया है। हम इसके ऊपर बिल्कुल मुतमईन हैं, हमें इसके ऊपर कोई रिग्रेट्स नहीं है। बाकी जो आप ये कहें कि हमारे ऊपर जो वार हुए हैं वो भी आपके सामने है। हमारे ऊपर इस वक्त जो पंजाब की गवर्नमेंट जिस हमसे ली गई है, जब से इमरान खान साहब की पार्टी आई है, तमाम अहकामात इमरान खान साहब दे रहे हैं बतौर सदर जमात। मोस्ट वेलकम, जरूर दें, उनका राइट है। मियां नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया जमात की सदारत से। क्यों? कि जनाब जमात का जो सदर होता है वो बाइख्तियार होता है। हमारे 20 जिन लोगों ने हमें वोट दिया, लोग नाअहल कर दिए गए 25, और त्यागियों की वोट भी काउंट नहीं होगी क्योंकि पार्टी के सदर की डायरेक्शन कुछ और थी। जब वही फैसला हमारे हक में आया, आपने जनाब कहा कि तो सदर तो कुछ होता ही नहीं है, सारा कुछ पार्लिमानी पार्टी होती है। तो ये चीजें भी तो आपके सामने हैं। लेकिन उसके बावजूद हम मैदान में हैं, हम सियासी आईनी जमहूरी जंग लड़ेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हमारी पाकिस्तान के अवाम से जो कमिटमेंट है जो हमने की है, हम इन मुआशी हालात को भी बदलेंगे इंशाल्लाह। हम कौम को उम्मीद देंगे, कौम को हम इंशाल्लाह हालात बदल के उम्मीद देंगे, मैं डॉक्टर साहब डॉलर 62 रुपए महंगा हो चुका है जब से आप हुकूमत में आए हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ PSO के हवाले से LCs नहीं खुल रही, हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान में पेट्रोल कितनी देर यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मैं ऑटो सेक्टर की बात करूँ तो वो अब जो लोगों के एडवांसेस आए हुए हैं वो एडवांसेस वापस कर रही है। आखिर ये फ्री फॉल सर कब खत्म होगा? मंसूर भाई, मैं आपकी किसी बात से कोई आप ये इनकार नहीं कर रहा। कल जो PDM की मीटिंग हुई है उसमें आपने देखा होगा कि सदर जो PDM के हैं मौलाना फजल रहमान साहब,
उन्होंने अपनी अख्तामी गुफ्तगू में ये बात की है कि पीडीएम का इजलास जारी है, वो खत्म नहीं हुआ। यही सारे कंसर्न जो आपने बताए हैं वो उस इजलास में उठाए गए हैं। हम आप ये कहें कि गवर्नमेंट में होगे ना, हमारे कान बंद है ना हमारी आंखें बंद है। मुझे डॉक्टर साहब मुझे ग्राउंड रियलिटी को समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, और आप अगले हफ्ते से, इम्पोर्टेंट बात है जो जी बोलिए मैं सुन रहा हूं। अगले हफ्ते से इन तमाम जो हालात और वाकयात हैं, मुआशी हैं, डॉलर की सूरत हाल है, बाकी भी और काफी लंबी एक फहरिस्त है, इसके ऊपर इंशाल्लाह तफसीली हमारी बैठक हो रही है जिसमें सारी चीजें डिस्कस होंगी। हमारी इत्तेहाद में शामिल सारी जमातें इंशाल्लाह ताला मौजूद होंगी। इस पे ब्रीफिंग्स हो रही हैं, इस पे इंतहाई आप ये कहें कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस होंगे, अहम फैसले होंगे और हम रियलाइज कर रहे हैं इस बात को कि इस वक्त जो है सूरत और उन फैसलों में से डॉक्टर साहब उन फैसलों में से क्या ये ऑप्शन भी अंडर कंसिडरेशन है कि असेंबलियां तहलील कर दी जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए? कंसिडरेशन की सिर्फ बात कर रहा हूँ। देखिए मंसूर भाई, इस वक्त ये ऑप्शन देना कि असेंबलियां तहलील करके इलेक्शन की तरफ चले जाएं, तो क्या हम अपनी नालायकी और अपनी उसका आप ये कहें कि प्रचार करें कि हमने 3 महीने के अंदर जनाब आप टर्न अराउंड हमसे वो काम करवा रहे हैं कि जो पिछले 4 साल में इमरान खान ने जितना भी काम खराब किया वो 3 महीने में ठीक हो जाए। इंशाल्लाह जो मैंने कहा कि अपनी जो टर्म पूरी करने की बात की गई है वो सिर्फ इसलिए की गई है कि इस हालात को हमने ठीक करना है, मईशत को मजबूत करना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है, मुस्तकिल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौधरी साहब, शेख वकास अकरम साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। नाज़रीन, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ये फरमा रहे थे हमने सब कुछ ठीक करना है। बेशक ये ऐसा ही जज्बा होना चाहिए, बस उससे पहले आपकी हुकूमत ठीक कायम और दायम रहे तो फिर शायद आपको मौका मिल सके। देखते हैं क्या होता है। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।